शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और ये एक लाइलाज बीमारी है। दोस्तों, शक की वजह से अच्छे अच्छे घर तबाह हो गए हैं और बर्बाद हो चुके हैं। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी भी एक शक पर ही आधारित है और इस कहानी में भी एक शक के बिना पर एक कत्ल होता है और कत्ल करने के बाद जो लाश को ठिकाने लगाने का तरीका था, जो कत्ल करने का तरीका था, वो बिल्कुल श्रद्धा मर्डर केस जैसा था। जिस तरह से श्रद्धा का कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को अलग अलग ठिकानों में फेंक दिया गया, उसी तरह से इस कहानी में भी होता है और इसमें भी एक कत्ल किया जाता है और कत्ल करने के बाद टुकड़े किए जाते हैं और इन टुकड़ों को ले जाकर फेंक दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब ये मामला पुलिस तक जाता है और पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती है और जब छानबीन करती है तो जो कातिल था वो पकड़ा जाता है और जब उससे पूछताछ होता है तो जो पूरी कहानी थी और जो पूरी सच्चाई थी वो निकल कर सामने आ जाती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं ये कहानी पश्चिम बंगाल से है और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले से है। दार्जिलिंग ज़िले में एक जगह पड़ता है सिलीगुड़ी और इसी सिलीगुड़ी में एक परिवार रहता है। इस परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम मोहम्मद अंसारुल है और ये एक रंग मिस्त्री हैं। इनके अलावा परिवार में मोहम्मद अंसारुल की पत्नी है और पत्नी का नाम रेणुका खातून है और जो रेणुका खातून है ये ब्यूटिशियन का कोर्स करती हैं, पढ़ाई करती हैं। इन दोनों के अलावा इनका एक छोटा बेटा है और इनकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल थी, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। इनकी ज़िंदगी बड़ी ही मौज में कट रही थी। ये लोग किसी भी तरह से परेशान नहीं थे, हर तरह से खुश थे। तभी इनकी ज़िंदगी में एक तारीख आती है और वो तारीख थी 24 दिसंबर 2022 का। 24 दिसंबर को जो इनकी पत्नी है अंसारुल की जो पत्नी रेणुका खातून है वो अपने कोचिंग जाती हैं, जहाँ पर वो पढ़ाई करती थी वहाँ जाती हैं, लेकिन वहाँ से वापस वो लौट कर घर नहीं आती हैं। जब रेणुका खातून घर नहीं पहुँचती हैं तो अंसारुल को चिंता होता है और अंसारुल अब जाते हैं इंस्टीट्यूट। वहाँ जाकर पता करते हैं रेणुका खातून के बारे में तो इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं कि रेणुका यहाँ आई तो थी लेकिन यहाँ से जा चुकी है। अब अंसारुल को वहाँ से कोई भी सुराग नहीं मिलता है रेणुका के बारे में। रेणुका को वो काफ़ी ढूंढते हैं, तलाशते हैं, जो उनके आस पड़ोस में लोग थे उनसे भी पूछताछ करते हैं, लेकिन रेणुका के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता है। दोस्तों, अंत में ये अपने ससुराल वालों को फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि रेणुका कोचिंग गई हुई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी है और हमने काफ़ी उसको ढूंढा तलाशा, वो नहीं मिली है। आप लोग भी ढूंढिए और तलाशिए, शायद वो मिल जाए। अब जो रेणुका के मायके वाले थे वो भी परेशान हो जाते हैं और रेणुका को ढूंढने लगते हैं, तलाशने लगते हैं। वो भी अपने हिसाब से हर रिश्तेदारी में हर जगह पर पूछताछ करते हैं, शायद वो कहीं चली गई हो, किसी के घर चली गई हो, लेकिन रेणुका के बारे में कोई भी सुराग इन लोगों को हाथ नहीं आता है। फिर अंत में ये लोग थक हार कर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जाकर वहां पर रेणुका खातून की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी रिपोर्ट दर्ज करती है और इस मामले को गंभीरता से लेती है और आनन फानन में टीमें बनाई जाती हैं और रेणुका को ढूंढा जाता है। पुलिस भी काफ़ी कोशिश करती है, इंस्टीट्यूट भी जाती है, वहाँ भी जाकर इंस्टीट्यूट वालों से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं कि रेणुका यहाँ आई तो थी लेकिन पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो यहाँ से जा चुकी है और उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस भी अपने हिसाब से हर तरह से कोशिश कर लेती है लेकिन रेणुका का कोई सुराग नहीं मिलता है। जो इनके आस पड़ोस के लोग थे पुलिस उनसे भी पूछताछ करती है लेकिन उनसे भी रेणुका के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाता है। अंत में पुलिस अब परिवार वालों से दोबारा पूछताछ करती है। जो रेणुका के मायके वाले थे उनसे पूछती है तो रेणुका के मायके वाले बताते हैं कि साहब ये जो दोनों पति पत्नी हैं, जो रेणुका और अंसारुल हैं, इन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है और अक्सर इन दोनों में झगड़ा होता रहता है। जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस के माथा ठनक जाता है और अब जो पुलिस का शक का सुई था वो अब अंसारुल की तरफ घूम जाता है और पुलिस अब अंसारुल के पास आती है और अंसारुल से पूछताछ करती है। अंसारुल बताता है कि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंसारुल बताता है कि वो सुबह कोचिंग गई हुई थी और वो जब लौट कर वापस नहीं आई तो मैंने खुद उसको ढूंढा और तलाशा, लेकिन उसके बारे में कोई भी मुझे जानकारी नहीं मिली। लेकिन पुलिस जब भी अंसारुल से पूछती, जब भी उसका बयान लेती
तो जो अंसारुल है वो बार बार अपना बयान बदलता, पहली बार कुछ और बात कहता तो दूसरी बार पुलिस जब उससे बात करती तो कुछ और बात कहता। इससे पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और अंसारुल को पुलिस उठा लेती है और थाने लाती है। अब इससे सख्ती से पूछताछ किया जाता है। जब पुलिस सख्ती करती है तो अंसारुल टूट जाता है और जो पूरी सच्चाई थी और जो पूरी कहानी थी वो पुलिस के सामने बयान कर देता है। अंसारुल ने जो पूरी कहानी बताई थी वो कहानी कुछ यूँ है। दोस्तों, जो अंसारुल है इसको शक था अपने पत्नी के ऊपर कि जो इसकी पत्नी है रेणुका खातून वो किसी और व्यक्ति से बातें करती है, किसी और व्यक्ति से वो मिलती है और वो उसके बारे में वो अपने पत्नी से बात करता, उससे पूछता कि तुम किससे बात करती हो, किससे मिलती हो। तो इसको संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था और इसी बात को लेकर इन दोनों में अक्सर झगड़ा भी होता रहता था। जब भी समय मिलता तो अंसारुल रेणुका का मोबाइल लेकर उसमें कुछ खोजबीन करता और कुछ उसमें तलाश था, लेकिन उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे कि अंसारुल उस पर सख्ती करे। लेकिन इसके अंदर एक शक का कीड़ा घुस गया था और ये शक का कीड़ा इसके अंदर बार बार कुरेदता था और जब भी इसके अंदर वो कीड़ा कुरेदता था तो ये अपने पत्नी से पूछता, अपनी पत्नी से झगड़े करता और इसी बात को लेकर इन दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता और ये झगड़ा इतनी आगे तक बढ़ जाता कि हाथापाई तक ये झगड़े पहुंच जाते थे। लेकिन जो ये अंसारुल था इसके अंदर से शक नहीं खत्म हो रहा था और ये पत्नी के ऊपर शक किए जा रहा था और आए दिन दोनों में झगड़ा होता रहा था। उस रोज भी 24 दिसंबर को भी जो इसकी पत्नी रेणुका खातून है ये अपने कोचिंग गई हुई थी और कोचिंग करके जब वो वापस घर लौटती है तो जो ये अंसारुल है इसे दोबारा पूछता है, दोबारा उसको कूरे देता है और दोबारा ये पूछता है कि तुम किससे बातें करती हो। तो ये जो सुनना चाहता था वो जवाब उधर से नहीं आता है तो इन दोनों में दोबारा झगड़े होने लगते हैं और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हाथापाई तक नौबत आ जाती है और फिर अंसारुल एक चाकू उठाता है और उसी चाकू से अपने पत्नी के ऊपर कई वार कर देता है और पत्नी की वहीं मौत हो जाती है। मौत के बाद अंसारुल उसके शरीर के टुकड़े करता है, उसके सर को अलग करता है और धड़ को अलग कर देता है और जो पैर थे उन पैर को अलग कर देता है। उसके बाद से ये इन टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक करता है, बोरे में पैक करता है और साथ ही साथ इसमें ये पत्थर भी डालता है, ईंट के टुकड़े भी डालता है और अपने साथ ये बाइक पर टुकड़ों को रखता है और लेकर एक नदी है वहाँ पर उस नदी के पास पहुँच जाता है। उस नदी का नाम है महानंदा नदी। महानंदा नदी के पास जाता है और इन बोरों को उसमें डाल देता है। चूँकि उसमें पत्थर डाला हुआ था तो लाश को ऊपर आने की कोई संभावना ही नहीं थी। ये उन बोरों को उस नदी में डालता है और अपने घर पहुंचता है और ढोंग करता है, नाटक करता है अपने पत्नी को ढूंढने का और तलाशने का। फिर अपने ससुराल वालों के पास फ़ोन करता है और उनको भी ये जानकारी देता है और बताता है कि उसकी पत्नी यानी कि रेणुका खातून गायब हो चुकी है और मैंने काफ़ी ढूंढा, तलाशा, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। जब ये बात बताता है कि उसने लाश के टुकड़े करने के बाद वो महानंदा नदी में डाल दिया है तो पुलिस की कुछ टीम गोताखोरों को लेकर महानंदा नदी के पास पहुंचती है और वहां पर गोताखोरों को नदी में उतारा जाता है और उनसे खोजबीन करवाई जाती है। वहां से तो कुछ टुकड़े मिल जाते हैं लेकिन कुछ टुकड़े बाकी रह जाते हैं और नहीं मिल पाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूछताछ के बाद पुलिस अंसारुल को अपने साथ ले जाती है और थाने में बंद कर देती है और भी इससे पूछताछ करती है और जो सबूत थे वो इकट्ठे करने की कोशिश करती है। जिस चाकू से इसने उस पर हमला किया था उस चाकू भी बरामद कर लिया जाता है और जिस छुरे चाकू से इसने उसके शरीर के टुकड़े किए थे उन चाकुओं को भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो बिल्कुल श्रद्धा मर्डर केस जैसा है। जिस तरह से उसमें कत्ल किया गया था और टुकड़े किए गए थे इसमें भी वही हैवानियत दिखाई जाती है और वजह थी सिर्फ एक शक और ये शक का कीड़ा इसके अंदर से ख़त्म नहीं हो रहा था और मर नहीं रहा था और इसी शक के कीड़े की वजह से ये अपने पत्नी का ही जानी दुश्मन बन गया और अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद टुकड़े किए और उन टुकड़ों को ले जाकर नदी में फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, ये सोचा था कि अपने पत्नी के टुकड़े करने के बाद वो नदी में बहा दिया है और फेंक दिया है तो पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाएगी और ये बच जाएगा। लेकिन जो इसकी सोच थी वो गलत थी। पुलिस इस तक पहुंची और जब इससे पूछताछ हुआ तो जो पूरी कहानी थी वो निकल कर सामने आ गई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसका नाम मैं अगले कहानी के अंत में लूँगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अगले कहानी में आपका नाम ले सकूँ और ज़रूर बताइएगा इस कहानी के बारे में कि ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।